Welcome to all my dear students. Students, in this video, we will be starting a new chapter of NCERT class 10th science. That is, the name of the chapter is Periodic Classification of Elements. This chapter is basically of chemistry. और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपका CBSE ने जो अपना रिवाइज्ड सिलेबस दिया है इस बार इस सेशन का, उस सेशन तो उसमें भी ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट चैप्टर है। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है आपके एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में, अभी तक का जो रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? बिकॉज अक्सर इससे आपके 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत टू द पॉइंट होते हैं और आप उनमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, बिकॉज आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको डायरेक्टली आंसर्स देने होते हैं। बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है ये चैप्टर। तो इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, है ना, तो आपको और अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इस चैप्टर में क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, है ना। तो बच्चे देखिए, क्लासिफिकेशन हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है ना। हम साइंस में, या यूँ कहें कि हम पूरी केमिस्ट्री में, पूरी साइंस में हम अक्सर क्लासिफिकेशन करते रहते हैं, है ना। जैसे अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, हमने मैटर को क्लासीफाई किया था, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टेट। हम हमारे आसपास के जो मटेरियल हैं उनको उनकी स्टेट के अकॉर्डिंगली 3 स्टेट में क्लासीफाई कर सकते हैं। हम मटेरियल्स को सॉलिड कह सकते हैं, हम मटेरियल्स को गैसेस कह सकते हैं, मटेरियल्स को लिक्विड कह सकते हैं। एक तो ये होता है क्लासिफिकेशन, ये हमने क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। फिर एक होता है भाई, आपने मैटर को क्लासीफाई कर लिया था स्टेट के बेसिस पे। फिर आपने मैटर को, या आप कह सकते हो मैटर को ही आपने क्लासीफाई किया था एज प्योर सब्सटेंसेस एज वेल एज मिक्सचर्स में क्लासीफाई किया था। फिर आपने एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल स्टेट पे क्लासीफाई कर रखा हुआ है एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, है ना। ये क्लासिफिकेशन था। तो क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ठीक है। ये तो एक बात हुई क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स की। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है टू ग्रुप, है ना, ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है। चीज़ों को ग्रुप करना, एक ग्रुप में लेके आना इज नोन एज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स। और जब भी आप चीज़ों को ग्रुप करोगे तो कौन सी चीज़ों को एक साथ ग्रुप करोगे? जाहिर सी बात है, उन चीज़ों को एक साथ ग्रुप करोगे जो एक जैसी होंगी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज व्हाट? क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स टुगेदर, एक साथ उनको ग्रुप करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, है ना। उनमें सिमिलैरिटीज़ होंगी, जो सिमिलर चीज़ें होंगी उनको एक साथ क्लब कर लेना, एक साथ उनका एक ग्रुप बना लेना इज नोन एज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? आप कहोगे क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग। जबकि यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स on the basis of similarity in their properties, on the basis of similarities in their properties। अब देखिए, यहाँ पे हमने कहा क्लासिफिकेशन क्या है? इज जस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रुपिंग, है ना। आप एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करने जा रहे हो। किस बेसिस पे करने जा रहे हो? उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उनको एक ग्रुप करने जा रहे हो। सिमिलर चीज़ों को एक साथ, सिमिलर तरह के एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप करने जा रहे हो। अब यहाँ पे हमने बात करी कि किस बेसिस पे? प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस होगा, इससे पहले जब हम एलिमेंट्स को हम पहले भी ग्रुप कर चुके हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं एज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये मेनली एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड था, है ना। अब जो हमारा जो मेन फोकस होने जा रहा है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने जा रही है। तो इस चैप्टर में जो हमारा बेसिस होगा एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो एक जैसा केमिकल बिहेवियर शो करते हैं, जिनकी केमिकल रिएक्शंस एक जैसी हैं, वो एक जैसा केमिकल बिहेवियर शो करते हैं जब कंपाउंड बनाते हैं, है ना।
तो उनके कंपाउंड्स का फॉर्मूला एक जैसा होता है। तो कुछ इस तरह का हम करने जा रहे हैं, मतलब उनका केमिकल बिहेवियर एक जैसा हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग एक साथ ग्रुप करने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे फोकस क्या होने जा रहा है, सिमिलैरिटीज़ इन देयर प्रॉपर्टीज़, बट प्रॉपर्टीज़ हम कौन सी फोकस करने जा रहे हैं, एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ फोकस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब तो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन अगर आपसे पूछे तो ये है आंसर, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन क्या है, एलिमेंट्स के ग्रुप क्रिएट करना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नीड, है ना, क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, वाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड, क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है ना। तो देखिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है ये आप हम सब समझ सकते हैं। आपको पता है कि टिल डेट, है ना, एनसीईआरटी का डाटा है कि टिल डेट अराउंड 114 एलिमेंट्स आर नोन, उनमें से 94 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हो हर एलिमेंट्स की अपनी रिएक्शंस होती हैं, हर अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, हर एलिमेंट का अपना कुछ केमिकल बिहेवियर होता है ना। तो हर एलिमेंट को अलग अलग पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, जैसे मान लीजिए अगर आप ये समझो कि कोई एक एलिमेंट है वो 10 तरह की केमिकल रिएक्शंस देता है, ठीक है, 10 तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं, है ना। और इस तरीके से अगर आप देखो तो अगर 94 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स को ही हम कंसिडर करें तो 94 इंटू 10 940 रिएक्शंस, 940 रिएक्शंस को अलग अलग पढ़ना विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना, बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, है ना। आप कहोगे सर ऐसे इतना ज़ोर आता है, अब आप इतने सारे एलिमेंट्स की रिएक्शंस पढ़ने के लिए कह रहे हो, हमसे तो इतना ही नहीं पढ़ा जा रहा है, तो बड़ा मुश्किल होगा, है ना। तो देखा क्या गया कि कम से कम अगर हम इतने सारे एलिमेंट्स का केमिकल बिहेवियर अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते तो क्या हम अपने काम को थोड़ा ईजी कर सकते हैं। कम से कम कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना, कुछ तो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनको हम एक ग्रुप में डील कर सकें, है ना। कई ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कहीं ना कहीं एक जैसा बिहेवियर शो करते होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ होंगी, है ना, वो एक जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते होंगे। तो अगर हम इन सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ ले आएँ तो हमारा काम ईजी हो जाएगा, कम से कम हमें उन्हें अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, वी कैन स्टडी दम इन ग्रुप्स, है ना। कम से कम इतना तो आइडिया हो जाएगा कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी बेसिक फीचर्स, बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो एटलीस्ट सेम है, ठीक है, इतना तो आइडिया हमें होगा ही। तो क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, ठीक है, तो वी क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू स्टडी देम इन ग्रुप्स विच मेक्स देयर स्टडी ईजियर, ठीक है। तो क्यों हम क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स को, ताकि हम उनको ग्रुप में पढ़ सकें, और जब हम उन्हें ग्रुप में पढ़ते हैं, है ना, तो वो क्या करता है, उस एलिमेंट्स की स्टडी को हमारे लिए आसान बनाता है। तो जब भी चीज़ें ग्रुप्ड होती हैं, क्लासीफाई होती हैं, तो ये हमारे लिए बेटर होता है। एक सिंपल सी एनालॉजी मैं देता हूँ आपको, है ना। जैसे अगर हम लोग एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, शॉपिंग मॉल में जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो देखिए वहाँ पे चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, है ना, बहुत ही वेल ग्रुप्ड रहती हैं, ठीक है। आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे, मान लीजिए आपको एक ट्राउज़र ख़रीदना है, तो अगर आप मेल हो तो आपको सीधे मेंस सेक्शन में जाना है। मेंस सेक्शंस में आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेंस की चीज़ें एक साथ मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेंस की शॉपिंग करनी है, ठीक है, आप मेल हो, आपको अपनी शॉपिंग करनी है, ठीक है, तो आपको सीधे मेंस सेक्शन में जाना है, क्योंकि आपको पता है मेंस सेक्शन में जो भी कुछ होगा वो मेंस से रिलेटेड होगा, बाकी कुछ उसमें कॉमन हो या ना हो, एक चीज़ तो कॉमन होगी कि मेंस सेक्शन में सब कुछ मेंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर और जाइए, एक स्टेप नीचे जाइए, है ना, अगर आपको ट्राउज़र्स लेना है तो देखिए ट्राउज़र्स का सेक्शन भी बिल्कुल अलग है ना। उस सेक्शन में जाओगे तो आपको सिर्फ ट्राउज़र मिलेंगे, उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, है ना, नो डाउट, ट्राउज़र्स अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं, है ना, अलग अलग साइज़ेस के हो सकते हैं, बट ट्राउज़र के सेक्शन में एक चीज़ तो कॉमन होगी कि आपको सिर्फ ट्राउज़र मिलेंगे। तो आप गए शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग मॉल में आप गए कहाँ पे, मेंस सेक्शन में, मेंस सेक्शन में फिर आप सीधे गए ट्राउज़र्स के सेक्शन में। अब ट्राउज़र्स के सेक्शन में जाने के बाद, है ना, वहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन होता है। ट्राउज़र्स के सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेस्ट साइज़, है ना, साइज़ेस के अकॉर्डिंग जो ट्राउज़र्स होंगे वो क्लासीफाइड करके रखे हुए रहते हैं, है ना। आप 28 वेस्ट साइज़, फिर 30, 32, 34, 36, ठीक है, हर वेस्ट साइज़ के जो ट्राउज़र्स होते हैं वो अलग अलग ग्रुप्ड करके रखे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मेरा जैसा, है ना, कोई भारी भरकम आदमी, हेल्दी आदमी गया, है ना, तो मुझे सीधे सीधे कहीं और इधर उधर निगाह मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे देखूंगा कि मेंस सेक्शन में ट्राउज़र्स कहाँ हैं,
ट्राउजर्स में भी 36 साइज़ के ट्राउजर्स कहाँ प्लेस हैं, ठीक है। तो मैं सीधे वहाँ जाऊँगा, ठीक है। अब उस रो में, है ना, या आप कह सकते हो उस शेल्फ में जितने भी ट्राउजर्स होंगे दे ऑल आर ऑफ 36 साइज़। तो मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ से मैं कोई भी ट्राउज़र उठाऊँगा, इन सब में भले ही डिफरेंसेस हों, कलर अलग हो, फैब्रिक अलग अलग हो, लेकिन सब में एक चीज़ तो कॉमन होगी कि सारे किस साइज़ के होंगे, 36 साइज़ के होंगे, ठीक है। तो मैं सीधे अपनी पसंद का ट्राउज़र उठाऊँगा, ट्राई करूँगा, मुझे पसंद आएगा तो मैं परचेज़ करूँगा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ, ठीक है, कि मैं सीधे गया और मेरा टाइम बचा, ठीक है। मैंने बहुत कम समय में अपना जो पसंद का ट्राउज़र था उसको मैंने उठा लिया, वेयर किया, पसंद आया तो मैंने उसे परचेज़ कर लिया। अब इमेजिन करिए आप कहीं एक ऐसे शॉपिंग मॉल में जाते हो जहाँ पे पूरे, है ना, कपड़े, बिल्कुल कपड़ों का ढेर लगा हुआ है ना। उसी में बच्चों के कपड़े हैं, उसी में लेडीज़ के कपड़े हैं, गर्ल्स के कपड़े हैं, उसी में मेल्स के कपड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के कपड़े बिल्कुल ढेर बना के रखे हुए हैं। अब मैं कहता हूँ जाओ बेटा इस शॉपिंग मॉल में जाओ और यहाँ से कपड़ा खरीद के ले आओ, है ना। तो घंटों तो आप उसे उलझते ही रहोगे, है ना। बड़ी मुश्किल से तो आपको कोई ट्राउज़र मिलेगा उस ढेर में से कपड़ों के, है ना। अब वो ट्राउज़र आपने मान लो खुदा ना खास्ता निकाल लिया। अब देखोगे आपने बड़ी मुश्किल से घंटों मेहनत करके वो ट्राउज़र निकाला, जब आपने देखा तो आपने देखा अरे ये तो 28 साइज़ का है, मुझे तो 36 आती है, मेरे जैसे आदमी 36 आती है। तो मैं कहूँगा लो भाई, फिर मैं, है ना, मेहनत करूँगा, आधे घंटे घंटे भर मेहनत करूँगा, फिर कोई ट्राउज़र निकालूँगा, तो इस बार ट्राउज़र 34 साइज़ का मिल गया, लो, है ना। तो क्या आप ऐसे शॉपिंग मॉल में या इस तरीके की सिचुएशन में आप शॉपिंग करना प्रेफर करोगे? एटलीस्ट मैं तो नहीं करूँगा, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। एक और एग्जांपल है क्लासिफिकेशन का, जहाँ पे ग्रुपिंग बहुत अच्छे से फॉलो होती है आपकी लाइब्रेरी स्कूल की। देखिए वहाँ पे इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। वहाँ पे आप देखिए बुक्स कितनी ऑर्गेनाइज्ड वे में, कितनी ग्रुप्ड वे में रखी हुई होती हैं, है ना। मैथ्स की बुक्स बिल्कुल अलग रखी होंगी, साइंस की बुक अलग शेल्फ में रखी होंगी, ठीक है। हिंदी की बुक्स अलग सेक्शन में रखी होंगी, एक अलग शेल्फ में रखी हुई होंगी, ठीक है। उसके बाद उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, कि मैथ्स में 8 क्लास की बुक अलग शेल्फ में, 9th की अलग शेल्फ में, 10th की अलग शेल्फ में, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई पर्टिकुलर मैथ्स की बुक, मान लो आर डी शर्मा क्लास 10th की निकाल के ले आओ लाइब्रेरी से, आपको चाहिए, आपको क्लास 10th की आर डी शर्मा चाहिए मैथ्स में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे देखोगे मैथ्स ना, मैथ्स की बुक किस शेल्फ में रखी है, ठीक है। उसमें भी आप देखोगे कि 10th की बुक कहाँ रखी हुई है, ठीक है। तो मैथ्स के सेक्शन में गए, फिर आपने 10th क्लास की देखी कहाँ रखी है, और उसमें से आपने थोड़ा सा सर्च किया और मैथ्स की बुक उठा के ले आए। तो आपके लिए इतना आसान क्यों हुआ? बिकॉज चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रुप होकर के रखी हुई थी, ऑर्गेनाइज्ड होकर के रखी हुई थी, ग्रुप्ड होकर रखी हुई थी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मेक्स आवर टास्क ईजियर। जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो समझिए इस बात को कि ये चैप्टर आपके काम को आसान बनाने के लिए है ना, मुश्किल बनाने के लिए नहीं। इसको एज अ बोझ समझ के नहीं पढ़ना है ना, ये हमारा काम आसान बना रहा है। इनफैक्ट जब एलिमेंट्स क्लासीफाई होंगे, है ना, ऑर्गेनाइज्ड होकर के कहीं रखे हुए होंगे, एक जैसे एलिमेंट्स, एक जैसे हमें एलिमेंट्स एक साथ मिल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उनकी एटलीस्ट उनको हम एक ग्रुप में पढ़ सकते हैं। हमें उनकी बहुत सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़, है ना, अगर एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पता है तो वो प्रॉपर्टीज़ हर एलिमेंट पे लागू होंगी, है ना। उस ग्रुप के हर एलिमेंट के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप एक शेल्फ पे गए, वहाँ पे सिर्फ 36 साइज़ के ट्राउजर्स रखे हुए हैं, तो नो डाउट वो ट्राउजर्स अलग अलग होंगे, लेकिन उनमें ये सिमिलैरिटी होगी कि दे ऑल हैव साइज, वेस्ट साइज 36, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली क्लासिफिकेशन का फ़ायदा, ठीक है। तो ये मैंने आपको इतना समझाने के लिए बोला, एग्जाम में आया तो इतना नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये लिखना है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स वी कैन, है ना, स्टडी देम इन ग्रुप्स, दस मेकिंग देयर स्टडी ईजियर, है ना। तो आपसे आंसर क्या लिखोगे, बाय क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स वी कैन स्टडी देम इन ग्रुप्स मेकिंग देयर स्टडी ईजियर। तो वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स, है ना, टू ग्रुप देम टुगेदर सो दैट टू मेक देयर स्टडी ईजियर, ठीक है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, टू ग्रुप नीड अगर आपसे पूछा जाए टू ग्रुप, आप लिखोगे टू ग्रुप सिमिलर एलिमेंट्स
together, to group similar elements together, making their study easier। ठीक है, तो आप क्यों क्लासीफाई करते हो एक जैसे एलिमेंट को एक साथ ग्रुप करने के लिए? मेकिंग देयर स्टडी ईजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। आप उनको ग्रुप में पढ़ सकते हो तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, एक जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को आप एक बार में पढ़ सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट एक ग्रुप की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो चूंकि वो ग्रुप के सारे एलिमेंट एक जैसे होंगे तो कम से कम कई सारी प्रॉपर्टीज उन सब में कॉमन होंगी। ठीक है, तो ये हुआ व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब एक चीज़ मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि आपने देखा होगा कि आप इतना तो जानते ही होंगे कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के बहुत सारे अटैम्प्ट्स हुए, है ना। लोग जो थे, साइंटिस्ट जो थे, वो लगातार कोशिश ये करते रहे कि क्या हम एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे अटैम्प्ट्स होते रहे और उन अटैम्प्ट्स का जो फाइनल रिजल्ट हुआ, है ना, लोग शिद्दत और मुद्दत के साथ लगे रहे। ठीक है, तो जब वो लगे रहे साइंटिस्ट तो उसका जो फाइनल आउटकम मिला वो हमें मिला हुआ है पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जहाँ पे एलिमेंट्स टैबुलर फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, है ना। और जो भी एलिमेंट एक ग्रुप में आते हैं, है ना, उन सब की प्रॉपर्टीज़ या तो सेम है या तो अगर वो चेंज होती हैं तो वो एक पैटर्न में चेंज होती हैं, मतलब एब्रप्टली चेंज नहीं होती। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी कैसे बदलेगी, है ना। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। जैसे एटॉमिक साइज चेंज हो रहा है तो एक पैटर्न में चेंज होगा, है ना। एटॉमिक साइज चेंज हो रहा है तो एक पैटर्न में चेंज होगा। मेटेलिक करेक्टर बदल रहा है तो वो भी पैटर्न को फॉलो करते हुए बदलेगा। आप उसको बता सकते हो कि कौन ज़्यादा मेटेलिक, कौन कम मेटेलिक। ठीक है, तो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का जो फाइनल रिजल्ट हमें मिला हुआ है वो क्या मिला हुआ है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेरे बच्चों रातों रात, है ना, सच डेवलप नहीं हो गया, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं। ठीक है, तो इन कमिंग वीडियोस, इन नेक्स्ट वीडियो, है ना, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना चाहूँगा क्योंकि मैंने देखा है कि जब वीडियो थोड़ी लॉन्ग होती है तो बच्चे थोड़ा सा उतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो वीडियोस को मैं शॉर्ट करके बनाऊंगा। इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक्स को लूँगा, हाँ, उनको एलोबरेट, बिल्कुल एलोबरेट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ूंगा, लेकिन थोड़ी शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादा जो बच्चों का आजकल है अटेंशन स्पैन जो है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देख पाते हैं वो वीडियोस को। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का फाइनल रिजल्ट तो हमारे सामने है पीरियोडिक टेबल, बट पीरियोडिक टेबल जो बन के आया है वो बहुत, है ना, आप देखोगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में एफर्ट्स हुए हैं और एफर्ट्स का जो फाइनल नतीजा है वो है पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट वीडियो में वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ द क्लासिफिकेशन started and how it finally resulted into the modern periodic table. सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। सुनी सुनाई बातें कर लेता हूँ फिर से, है ना। और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। कोई फीडबैक है, कुछ नेगेटिव है तो वो भी बता सकते हो, सो डेट आई इम्प्रूव, है ना। तो मैं इम्प्रूव करूँ, तो कुछ कमी रह जाती है तो आप बताइए, बिकॉज़ जब तक आपको अपनी कमियां नहीं पता होंगी तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे। तो कुछ अच्छा लगता है तो तारीफ़ें भी करिए, वो अप्रिशिएशन होता है। तो इंटरेक्ट करिए, कुछ नहीं आता है तो पूछिए, कुछ अच्छा लगता है तो बताइए, कुछ कमी रह जाती है तो उसको और ज़ोरों शोरों से बताइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।